तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के बारे में, जो कि आफ्टर मैच था रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद। और शो में जाने से पहले मैं एक गुड न्यूज बताना चाहता हूं कि भाई 2K22 गेम जो है वो आने वाली है 11 मार्च को, लेकिन WWE गेम्स ने मुझे रीच आउट करा और ऑलरेडी उस गेम का एक्सेस दे दिया है ऑन द प्ले स्टेशन। तो वो मैं खेलने वाला हूं, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊंगा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मुझे पता है कि हाइप इस बार गेम की इतनी ज्यादा है कि मैं भी उसको डेफिनेटली खेलना चाहता हूं। तो कंटेंट आएगा, क्या हिसाब से हम उसको कवर कर सकते हैं चैनल पे वो मैं अभी डिसाइड करूंगा। लेकिन गुड न्यूज है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि उस गेम को हम फाइनली गाइस रेसल इंडिया पे खेल पाएंगे। अब आज की डायनामाइट काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसके अंदर हमें एक टाइटल चेंज देखने को मिला, एक टर्न देखने को मिला, एक्सप्लेनेशन मिली कि आखिर क्यों भाई डैनियल ब्रायन और जॉन मॉक्सली एक टीम बन चुके हैं। लेकिन सारी चीजें एक तरफ हैं, जो सबसे मेन और बड़ा टॉपिक इस डायनामाइट शो से निकल के आएगा वो ये कि जेफ हार्डी इज नाउ ऑल एलीट। जी हाँ, जेफ हार्डी ने आज अपना डेब्यू करा और किस तरीके से वो हमें एक सेगमेंट में देखने को मिले उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस क्रिस जेरिको करते हैं शो को स्टार्ट और सबसे पहली बात वो आके ये बोलते हैं कि एडी किंगस्टन ने मुझे रेवोल्यूशन के अंदर हराया, उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। प्रोबेबली पूरे AEW करियर में ये मेरा बेस्ट मैच है जो एडी किंगस्टन ने मुझे दिया, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि मैंने प्रॉमिस करी थी और अपने वर्ड पे मैं खरा नहीं उतरा, और वो था कि मुझे एडी किंगस्टन को रिस्पेक्ट देनी थी और उनके साथ हैंडशेक करना था आफ्टर आई लॉस्ट द मैच। तो वो एडी किंगस्टन को बाहर बुलाते हैं और किंगस्टन जैसे ही बाहर आते हैं हमने माइक लेके प्रोमो करना स्टार्ट करते हैं। क्राउड उनको वॉट चैंट से ट्रीट करता है और एडी किंगस्टन कहते हैं भाई देखो मैंने क्रिस जेरिको को हराया, तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यहाँ पे है नहीं तो तुम्हें वॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर बहुत लाउड चैंट्स होती हैं एडी किंगस्टन के लिए, दिस वाज रियली गुड। अब इसके बाद एडी किंगस्टन कहते हैं कि मेरा मन नहीं था रेवोल्यूशन में आने का, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आया जिन्होंने एक ऑटोग्राफ साइनिंग में आके मुझे बोला कि किस तरीके से मेरी वजह से उनकी लाइफ में एक चेंज आया, इंपैक्ट आया, उनके लिए मुझे रेवोल्यूशन में आना जरूरी था। और मैं होटल में जब गया मैच के बाद उस नाइट को मैं रोया क्योंकि वो चीज मैंने अकम्प्लिश कर ली थी और मैंने उस मैच को जीत लिया था। तो जेरिको कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और वो यहाँ पे हैंडशेक ऑफर करते हैं, एडी किंगस्टन से हाथ मिलाते हैं। तो एडी किंगस्टन इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके से जेरिको ने उनको फाइनली रिस्पेक्ट दी। और जैसे इन दोनों के बीच में सब कुछ सेटल होना है, ऐसा लगता है कि स्टार्ट हो गया, बाहर आ जाते हैं डैनियल गार्सिया और 2.0 और इन दोनों को अटैक कर देते हैं। उसके बाद सैंटाना ओर्टिज आते हैं और एक पॉइंट ऐसा देखने को मिलता है इस पूरी सेगमेंट में जहां जेरिको के हाथ में बेसबॉल बैट होता है, लेकिन वो एक्चुअली में 2.0 पे नहीं बल्कि सैंटाना और ओर्टिज पे अटैक कर देते हैं। जेक हेगर आते हैं रिंग के अंदर, लेकिन वो भी एक्चुअली क्रिस जेरिको की साइड थे। तो जेरिको गाइस यहाँ पे इतना अच्छा बन के उन्होंने एक टर्न करा और अब वो फिर से एक हील बन चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग। उन्होंने 2.0 और डैनियल गार्सिया के साथ मिलकर अपनी एक नई टीम बना ली है जिसका नाम है जेरिकोज एप्रिसिएशन सोसाइटी। अब मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब सैंटाना ओर्टिज और एडी किंगस्टन एक तरफ हैं और जेरिको दूसरी तरफ है, यानी कि इनर सर्कल ऑफिशियली इस पॉइंट पे खत्म हो चुका है। और एक पावर बॉम्ब देते हैं यहाँ पे जेक हेगर एडी किंगस्टन को थ्रू द टेबल, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। मुझे बस ये उम्मीद है कि भाई एडी किंगस्टन जो है वो बिल्कुल सही हो, मैं होप करता हूं ऐसा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस पावर बॉम्ब था। तो जेरिको एंड 2.0 डैनियल गार्सिया ये गाइस अब एक टीम बन चुके हैं। इसके बाद हम बात करें तो ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होता है जहां पे एडम हैंगमैन पेज डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द नंबर 2 कंटेंडर डांटे मार्टिन। और एक काफी अच्छा मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला, लेकिन ऑब्वियसली हम ये बात जानते थे कि एडम हैंगमैन पेज जीतने वाले हैं, तो वो जीतते हैं यहाँ पे। और मैच के बाद वो प्रोमो कट कर रहे होते हैं, वो वापस बुलाते हैं डांटे को और कहते हैं देखो भाई तुम्हारे लिए रोड काफी मुश्किल रही है क्योंकि तुम्हारा ब्रदर जो है वो इंजर्ड हो गया था, तुम टैग टीम में कंपीट नहीं कर पाए, लेकिन तुम उसके बाद सिंगल्स कंपेटिटर की तरह आए और तुम यहां तक पहुंच गए हो, तुम्हें चैंपियनशिप मैच मिला। और मुझे पता है कि तुम टैग टीम टाइटल्स पे अब फोकस करोगे क्योंकि तुम्हारा भाई डेरियस वापस आ चुका है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हें एक सिंगल शॉट मिलेगा तो मैं भाई तुम्हारे को मैच देने के लिए रेडी हूं। तो यहाँ पे वो ये बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एडम कोल वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन में जो भी हुआ वो एक फ्लूक था और हर बंदा एक बार तो भाई लकी हो ही सकता है। तो एडम पेज कहते हैं ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है मैं लकी था क्यों ना आज हम एक रीमैच कर लें। तो एडम कोल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगले हफ्ते के लिए जो है मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए जहां पे तुम कोई भी 2 पार्टनर्स अपने लिए चुन सकते हो। तो गाइस आज के शो में हमें देखने को मिला कि हैंगमैन पेज बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं डार्क ऑर्डर को और डार्क ऑर्डर कोशिश करता है कि वो उनके साथ टीम अप करें फॉर नेक्स्ट वीक, लेकिन हैंगमैन पेज कहते हैं मैंने पहले जुरासिक एक्सप्रेस से बात कर ली है। तो डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज का धीरे धीरे रिलेशनशिप दूर होता जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यंग बक्स को ऐसा लग रहा था कि एडम कोल उनको चुनेंगे, लेकिन उन्होंने भाई चुना है यहाँ पे काइल ओराइली और बॉबी फिश यानी कि री ड्रैगन को।
तो ये नेक्स्ट वीक के लिए 6 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियल कर दिया गया है। और आज की डायनामाइट देख के ये पता लगता है कि एडम कोल वर्सेस एडम पेज अभी स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई है और इन दोनों के बीच में गाइस एक और रीमैच होगा। और एडम कोल ने अपने प्रोमो में बोला था कि आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल पेज, जब तक मैं उस AEW चैंपियनशिप तक नहीं पहुंच जाता। तो एक्सीलेंट प्रोमो था यहाँ पे एडम कोल की तरफ से। नेक्स्ट वीक के लिए गाइस ये मैच ऑफिशियल हो गया है। इसके बाद आज ये मैच पहले से अनाउंस कर दिया था कि ब्रायन डैनियल्सन और जॉन मॉक्सली टीम अप करेंगे टू फाइट द वर्क हॉर्समैन। और यहाँ पे जबकि कुछ इतना खास नहीं था मैच के अंदर, एंथनी हेनरी और JD ड्रेक को यहाँ पे मॉक्सली और ब्रायन ने गाइस हरा दिया। लेकिन मैच के बाद विलियम रीगल की तरफ से कमाल का प्रोमो सुनने को मिला, जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन करा कि आखिर ये दोनों बंदे टीम बने क्यों हैं। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि 39 इयर्स पहले जो है मैं इस कंट्री के अंदर आया था, इस बिजनेस में मैंने पैर रखा था और वहां से जो है मेरी शुरुआत हुई थी। और हम TBS पे एक पॉइंट पे मैं और टोनी शेवानी साथ में काम कर रहे थे और टोनी यहाँ पे उनकी इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं। तो वो टोनी को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि काफी सारी स्टेजेस पे उन्होंने विलियम रीगल की इन रियल लाइफ गाइस हेल्प करी थी। लेकिन उसके बाद वो आते हैं यहाँ पे अपने एक्चुअल प्रोमो में। वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा रेसलर था, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं, उसकी वजह से मैं कभी अपनी पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाया हूं। लेकिन अगर कोई बंदा हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है तो मैं उसको एक अच्छा प्रोफेशनल रेसलर बनाने के लिए तैयार हूं। और वही सेम चीज मैंने करी ब्रायन डैनियल्सन के साथ। वो कहते हैं जब मैं क्लासेस देता था बाकी सारे बंदे चले जाते थे, ब्रायन रुकता था और हम रात रात तक प्रैक्टिस करते थे और उसी का रिजल्ट आज ये ब्रायन है जो यहाँ पे साइड में खड़ा है। वो कहते हैं कि इस बंदे को देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट विलियम रीगल को ऐसा होना चाहिए था क्योंकि ब्रायन इतना कमाल का रेसलर है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 11 साल पहले मैं जॉन मॉक्सली से मिला था जो कि ऐसा लुनेटिक है, इसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता पूरी रेसलिंग की दुनिया में। तो वो कहते हैं एक ऐसा रेसलर और एक ऐसा लुनेटिक मिल जाए तो भाई ये इससे बढ़िया टैग टीम कोई बन नहीं सकती है। और पूरी डिवीजन को यहाँ पे जो है वो अब रेडी रहना चाहिए क्योंकि ये डोमिनेट करने वाले हैं यहाँ पे AEW टैग टीम डिवीजन को। और विलियम रीगल कहते हैं कि भाई या तो तुम हमारे सामने स्टेप अप करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर स्टेप ओवर कर देंगे। तो एक कमाल का प्रोमो था और विलियम रीगल काफी कॉन्फिडेंट है कि वो जो सपना पूरा नहीं कर पाए वो ब्रायन के थ्रू अकम्प्लिश करेंगे और इस टैग टीम को बना के वो आगे लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स द टाइटल्स। इंटरेस्टिंग बनेगा गाइस। और आई थिंक क्योंकि ये ऑफिशियली टैग टीम फॉर्म हो चुकी है, डेफिनेटली फ्यूचर में टाइटल्स जीतने वाले हैं। वेलकम टू AEW विलियम रीगल। इसके बाद पाक का मैच हमें देखने को मिलता है गाइस व्हीलर यूटा के साथ, जहां पे पाक काफी इजीली जीत जाते हैं। एक नॉर्मल सा मैच था। ऑरेंज कैसिडी पे छोटी सी अपडेट है कि उनको इंजरी है, सर्जरी की नीड नहीं है, लेकिन ही विल बी आउट ऑफ एक्शन फॉर सम टाइम। इसके बाद बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिली जहां पे FTR एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो 2 बैटल रॉयल हार गए थे, वो नंबर 1 कंटेंडर नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ पे कैश व्हीलर और डैक्स हार्वुड बात करते हैं किस तरीके से उनकी फैमिली इस टाइम पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेली ब्लैंचार्ड उनको बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हें इसलिए हायर करा था ताकि तुम टैग टीम टाइटल्स जीत सको, इस कंपनी में नंबर 1 टैग टीम बन सको। तो यहाँ पे FTR बेसिकली टेली को फायर कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि फैमिली क्या होती है क्योंकि तुम हमारी फैमिली हो भी नहीं। और वो यहाँ पे टेली को फायर कर देते हैं। तो एक नया स्टेप होगा डायरेक्शन में FTR के लिए बिकॉज दे आर विदाउट अ मैनेजर। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो मैट हार्डी ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी थी जो कि अंड्राडे हार्डी फैमिली ऑफिस के लिए थी। और यहाँ पे बेसिकली वो बात कर रहे थे किस तरीके से हार्डी को इंचार्ज रहना चाहिए इस ग्रुप के लिए क्योंकि वही उनके लिए बेस्ट है। वो लीड नहीं करना चाहते लेकिन सबको एक साथ लाना चाहते हैं। पर अंड्राडे दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हार्डी तुम्हें बाहर हो जाना चाहिए और वो कहते हैं भाई वोटिंग करा लेते हैं कि क्या होगा। तो मैट हार्डी पहले कहते हैं कि प्राइवेट पार्टी तो मेरे अगेंस्ट कभी वोट कर ही नहीं सकती। और इस सेगमेंट में देखने को मिलता है कि अंड्राडे उनके मैनेजर ये जो है ऑब्वियसली मना कर देते हैं कि हार्डी तुम बाहर निकलो। और पीछे से प्राइवेट पार्टी पहले थम्स अप देते हैं, फिर वो बाद में थम्स डाउन कर देते हैं। तो सारे अगेंस्ट हो जाते हैं मैट हार्डी के, वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं मैट हार्डी को। और पहले बाहर आते हैं यहाँ पे स्टिंग और डार्बी एलिन। स्टिंग और डार्बी एलिन आके सेव करते हैं मैट हार्डी को, लेकिन नंबर्स गेम इतनी स्ट्रांग थी कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली गाइस यहाँ पे एंट्री होती है द कैरिज्मेटिक एनिग्मा ब्रदर नीरो जेफ हार्डी की। लोग बिल्कुल पागल हो गए थे, जेफ हार्डी का थीम सॉन्ग बजा और वो यहाँ पे आके जो है अटैक करते हैं सबके ऊपर, क्लियर कर देते हैं सारी भीड़ को। और उन्होंने स्वॉन्टॉन बॉम्ब भी लगाया। और डार्बी एलिन का जो एक्सप्रेशन था एक सरप्राइज का कि मेरे सामने मेरा हीरो खड़ा हुआ है जेफ हार्डी, वो भाई देखने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो क्लियरली द हार्डीज हैव रीयूनाइटेड। मैट हार्डी के चेहरे पे इमोशन दिख रहा था कि वो कितने खुश हैं एक बार फिर से टू वर्क विद जेफ हार्डी। और ऑफिशियली आज ही फ्री एजेंट बनने के बाद जेफ हार्डी इज नाउ ऑल एलीट। तो भाई आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस है इसके बारे में आप बताएं। और हार्डी बॉयज की पहली फ्यूड आप किसके अगेंस्ट देखना चाहेंगे ये मैं आपसे कमेंट
कमेंट्स में जानना चाहूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज स्वर्व स्ट्रिकलैंड जो कि एक और नई साइनिंग AEW की, उनको चैलेंज करते हैं टोनी नीस। इनका मैच देखने को मिलेगा एट AEW रैम्पेज। इनकी काफी हिस्ट्री रही है WWE में। वो कहते हैं फ्राइडे नाइट्स पे हमें लड़ने की आदत है इन 205 लाइव, तो उस चीज को यहाँ पे वो रेफर करके अपना मैच बुक कर रहे हैं फॉर रैम्पेज। इसके बाद गाइस हमें वार्डलो का प्रोमो सुनने को मिला। टोनी शेवानी के साथ वो आके इंटरव्यू करते हैं और उन्होंने पूरा रीजन एक्सप्लेन करा कि आखिर क्यों MJF के साथ जो उन्होंने करा रेवोल्यूशन में वैसा हुआ। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि भाई कैसे मेरी जो है बहुत पुअर अपब्रिंगिंग थी और मेरे को लोग MJF के साथ अब लिंक करते थे तो लोग मुझे भी बुरा समझते थे और मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं, लेकिन अब मेरा MJF के साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी भी मैं MJF के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं, मुझे वो बात पता है और मैं इस बात के लिए उसको थैंक यू बोलता हूं। मुझे इतने समय से पैसे दे रहा था लेकिन मुझे अब वो करने की जरूरत है नहीं। और अगर MJF को भाई मुझसे बचना है, अगर वो नहीं चाहता हूं उसको डिस्ट्रॉय करूं, तो यहाँ पे बेसिकली उसको मुझे रिलीज कर देना चाहिए। मेरा पूरा फोकस अब TNT चैंपियनशिप के ऊपर है और मैं यहाँ पे उस टाइटल को जीत के एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूं जो एक सिंगल सुपरस्टार की तरह होगा। तो MJF को यहाँ पे वो थैंक यू भी बोलते हैं लेकिन साथ के साथ कहते हैं मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं, मुझे सिर्फ TNT चैंपियनशिप चाहिए। अब ऑब्वियसली गाइस हम TNT चैंपियनशिप की अभी बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे MJF और वार्डलो की डेफिनेटली फ्यूड होगी, ओवर द TNT चैंपियनशिप होगी, वो भी मुझे लगता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी एक्सप्लेनेशन थी ये मुझे काफी अच्छी लगी और वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे पूरे AEW रोस्टर को जान लेना चाहिए कि AEW इज वार्डलोज वर्ल्ड। तो ये उनकी बिगिनिंग है एज अ सिंगल सुपरस्टार एंड लेट्स होप गाइस कि ये काफी बढ़िया हो। इसके बाद AEW टैग टीम टाइटल्स का मैच देखने को मिला, द अक्लेम्ड अगेंस्ट जुरासिक एक्सप्रेस। एक काफी कमाल का अच्छा मैच था, बैक एंड फोर्थ, हाई पेस, लोगों को मजा आया देखने में, लेकिन एट द एंड यहाँ पे भी टाइटल्स हो गए रिटेन। तो कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं क्योंकि जुरासिक एक्सप्रेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाइस इस पॉइंट पे बुक करा जा रहा है। कौन उनको हराएगा? प्रोबेबली मॉक्सली एंड ब्रायन ही मुझे लगता है वो होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस तो AEW विमेंस चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला जहां थंडर रोसा ने हरा दिया लेला हर्ष को। एक अच्छा मैच था और मैच के बाद ऑफिशियली अनाउंस करा जाता है कि ब्रिट बेकर वर्सेस थंडर रोसा नेक्स्ट वीक जो मैच होने वाला है वो इनसाइड अ स्टील केज होगा। तो क्या फाइनली ब्रिट बेकर अपना टाइटल नेक्स्ट वीक हारने वाली हैं? देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जो रेवोल्यूशन में हुआ था क्लियरली ब्रिट सारी ये डिस्ट्रैक्शंस और इंटरफेरेंसेस की वजह से अपना टाइटल रिटेन कर पाई थी। ब्रिट बेकर खुद कहती हैं प्रोमो में कि ये सारा मेरे अगेंस्ट काम करने की कोशिश करी जा रही है और ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बट आई एम स्टिल समहाउ गोइंग टू विन द टाइटल। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि क्या कोई नया एंट्री आ सकती है जो इस बार ब्रिट बेकर की हेल्प करे और या फिर थंडर रोसा नई चैंपियन बन जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमने मेन इवेंट की फॉर द TNT चैंपियनशिप, सैमी गेवारा अगेंस्ट स्कॉर्पियो स्काई। और क्या कमाल का मैच था और एक ऐसी मोमेंट थी जिसने इस पूरे मैच को टर्न अराउंड कर दिया जब सैमी गेवारा एक 450 स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं आउटसाइड द रिंग और यहाँ पे वो टेबल के थ्रू गिरते हैं क्योंकि साइड हो जाते हैं स्कॉर्पियो स्काई। तो एक बहुत बुरी लैंडिंग थी, जितनी बार उसको दिखाया जा रहा था उतना ही भाई वो डेंजरस लग रहा था। तो यहाँ पे कमर्शियल आती है, काफी हर्ट थे सैमी गेवारा। और दूसरी तरफ मैच में यहाँ पे ये स्टोरी लाइन चल रही थी कि पेज वैनजेंट रिंग साइड पे थी और साथ में टाई कॉन्टी सैमी गेवारा की गर्लफ्रेंड भी। तो ये दोनों के बीच में भी हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है, लेकिन एट द एंड जो सारी डिस्ट्रैक्शंस थी रिंग साइड पे इन्होंने सैमी गेवारा को कॉस्ट कर दिया। पेज वैनजेंट अटैक भी कर देती हैं टाई कॉन्टी को और गाइस स्कॉर्पियो स्काई बन चुके हैं नए TNT चैंपियन। स्कॉर्पियो स्काई पहला ऐसा AEW सुपरस्टार है जिसने TNT चैंपियनशिप भी और AEW वर्ल्ड टैग टीम टाइटल को भी होल्ड करा है। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज देखने को मिली कि पेज वैनजेंट का बड़ा रोल था और मैच के बाद वो टाई कॉन्टी के ऊपर AEW का कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं और उस पर साइन करती हैं। इसका मतलब ये भी है कि पेज वैनजेंट इज ऑल्सो नाउ ऑल एलीट। तो आज के शो पे गाइस हमें पता लग गया कि जेरिको टर्न कर रहे हैं, हमें जेफ हार्डी का डेब्यू देखने को मिला, मॉक्सली और ब्रायन की ऑफिशियली एक टीम फॉर्म हो गई है और साथ के साथ TNT चैंपियन बन चुके हैं स्कॉर्पियो स्काई जो कि अब लड़ने वाले हैं वार्डलो से। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या वार्डलो टाइटल को कैप्चर करेंगे या फिर नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।